दी लल्लन टॉप शो इज स्पॉन्सर्ड बाय नेक्स्ट डोर हब। अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर आओ फ्री में। जब रास्ते मुश्किल होते हैं तो मंजिल पाने की जिद और बढ़ जाती है। बिजनेस आपका जो भी हो, नेक्स्ट डोर हब के साथ अपना ऑनलाइन स्टोर बनाओ बिल्कुल फ्री में और अपना बिजनेस बढ़ाओ। अब घर बैठे नजदीकी दुकान से शॉपिंग होगा आसान। देश का अपना ऑनलाइन मार्केट nextdoorhub.com। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो। नौकरियों में भूमिपुत्रों या सन ऑफ सॉइल को प्राथमिकता देने के नियम देश के लगभग हर राज्य में है। नेता वोट मांगते हुए राज्य के संसाधनों पर राज्य के लोगों के पहले अधिकार को एक भावुक मुद्दा बना देते हैं। लेकिन क्या यही तर्क अस्पतालों में भी काम करेगा? दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने कोरोना महामारी के बीचों बीच नियम बना दिया कि दिल्ली के अस्पतालों में दिल्ली के रहवासियों को प्राथमिकता मिलेगी। सरकार का दावा है कि लोगों की राय ली गई, लेकिन क्या ये सिर्फ लोगों की राय भर थी? क्या ये फैसला सही है? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या लोगों की राय के नाम पर कुछ भी जायज ठहराया जाएगा? इन सारे सवालों के जवाब टटोलेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं दिन का वीडियो। हे माझे भाऊ आहेत, हे मुंबई पोलीस दलामध्ये कार्यरत आहे। त्यांना गेले ते 2-2.5 महिने झालं लोकांची सेवा करत आहेत। 2-2.5 महिने सेवा करता करता त्यांना आता 4 दिवसापूर्वी ताप येऊ लागला। ताप येता क्षणी आम्ही त्यांना आमच्या प्रायव्हेट डॉक्टरांकडे आमच्या फॅमिली डॉक्टरांकडे नेलं आम्ही। त्यांना कोणतेही कोविडचे कोणतेही सिम्पटम्स नसल्यामुळे त्यांना ब्लड चेक करायला सांगितलं। त्यामध्ये त्यांचा टायफॉइडचा आजार डिटेक्ट झाला। त्यावर त्यांचे 4 दिवस झालं टायफॉइडवर इलाज चालू आहे। परंतु काल त्यांना थोडा दुपारच्या नंतर श्वास घ्यायला त्रास होऊ लागला। साधारण त्रास होत होता तेव्हाच आम्ही त्यांना हॉस्पिटलमध्ये बरेचसे घाटकोपरमध्ये आम्ही हॉस्पिटल फिरवले, परंतु कुणीही घ्यायला तयार नाही। त्यांना श्वास घ्यायला त्रास होतोय म्हणून आम्ही रात्री त्यांना त्यांची कोविडची चेक करायला प्रायव्हेटमध्ये आम्ही हे केलं, रजिस्ट्रेशन केलं। रात्री त्यांचे स्वाईप घेऊन गेले, त्यासाठी ते उद्या येणार आहे। आणि आज त्यांना आता प्रचंड श्वास घ्यायला त्रास होतोय, असं पेशंट आम्ही रात्रभर घेऊन बसलोय। आता त्यांना प्रचंड त्रास व्हायला लागलाय श्वास घ्यायला, परंतु कुठलंही हॉस्पिटल त्यांना घेत नाहीये। जोपर्यंत कोविडचे रिपोर्ट येत नाही तोपर्यंत आम्ही त्यांना घेणार नाही, असा ते जो रूल आहे। प्रत्येक हॉस्पिटलमध्ये गेल्यानंतर हेच पद्धतीने आम्हाला सांगतात की आम्हाला जोपर्यंत रिपोर्ट येत नाही तोपर्यंत आम्ही त्यांना घेऊ शकत नाही। आणि जिथेही जाईल, मोठ्या मोठ्या कुठल्याही हॉस्पिटलमध्ये गेलं तर 80,000, 1,00,000 असे डिपॉझिट भरायला सांगतात। तर ह्या प्रसंगात आर्थिक परिस्थिती अशी अगदी बेताची असताना आम्ही एवढे पैसे लगेच कुठून भरणार? त्याशिवाय पेशंट पण घ्यायला तयार नाही। ये वीडियो 7 जून को भाजपा नेता राम कदम ने अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया था। मुंबई कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित शहर है। हाल ये है कि हाउसिंग सोसाइटियां ऑक्सीजन सिलेंडर जमा करने में लगी हैं। ऐसे में एक पुलिस जवान की तबीयत खराब होती है। जांच में पता चलता है कि टाइफॉइड है। घर पर इलाज चलता है, लेकिन तबीयत बिगड़ती है तो वो अस्पतालों के चक्कर काटते रह जाते हैं, लेकिन कोई भर्ती नहीं करता। मांग, पहले कोरोना रिपोर्ट लाओ। साथ ही भर्ती करने से पहले 80-80 हज़ार का डिपॉजिट मांगा जाता है। 8 जून को मुंबई पुलिस ने इस मामले पर अपना पक्ष भी रखा। ट्वीट किया कि संबंधित पुलिस अधिकारी से संपर्क किया गया और उन्होंने खुद अपने सीनियर से कहा कि वो घर पर रहना पसंद करेंगे। हमारी टीम उनसे संपर्क में है। वो इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं, रिकवर हो रहे हैं। ड्यूटी, बीमारी, रोते परिजन, ट्विटर और फिर इलाज, ये उस शख्स का हाल है जो मुंबई पुलिस में काम करता है। इससे आप आम लोगों की परेशानी का अंदाजा लगा सकते हैं। अगली दफा जब आपको महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कोई बड़ा बयान देते नजर आए तो उसके साथ ये सवाल भी नत्थी कर लीजिएगा। अपने नेताओं से सवाल पूछा करिए, तभी वो ज्यादा पहरेदार रहेंगे, लोकतंत्र के ज्यादा जागरूक और सतर्क रहेंगे। बढ़ते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ। सबसे पहले कोरोना संक्रमण से जुड़े आंकड़े। भारत में कुल मामले हो गए हैं 2,56,611, ठीक हुए 1,24,430 और मौत का आंकड़ा 7,200 पर। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 1,08,048 टेस्ट हुए। नए मामले सामने आए 9,983, ठीक हुए 5,137 और मौतें 271। रविवार का दिन यानी बीता दिन, पूरे दिन इस बात की चर्चा हुई कि भारत अब दुनिया में कोरोना संक्रमण से प्रभावित टॉप 5 देशों में शामिल हो चुका है। इस बात का आधार क्या था? अमेरिका की जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी का कोरोना वायरस ट्रैकर। एक और चर्चित कोरोना वायरस ट्रैकर है वर्ल्डोमीटर। इसके मुताबिक भारत अभी भी 6वें नंबर पर है। इस ट्रैकर में स्पेन अभी भारत से आगे है।
जॉन्स हॉपकिंस एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है जहां सेहत पर रिसर्च होती है, इसलिए उसके आंकड़े में ज़्यादा वजन लगता है। लेकिन महामारी को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उसका अंदाज़ा कौन से ट्रैकर से लगाया जा रहा है। भारत में जिस रफ्तार से नए मामले सामने आ रहे हैं, 4 से 5 दिनों में हमारे यहाँ कुल मामले स्पेन और ब्रिटेन दोनों से ज़्यादा हो जाएंगे और तब भारत होगा दुनिया में चौथा सबसे ज़्यादा प्रभावित देश। दूसरी सुर्खी अस्पताल के फ्रंट से जुड़ी है। एक तरफ कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ कोरोना वॉरियर्स के वेतन में कटौती की बात सामने आ रही है। अहमदाबाद के एसवीपी हॉस्पिटल में वेतन कटौती के खिलाफ 2400 से ज़्यादा मेडिकल स्टाफ धरने पर बैठा था। अस्पताल का पूरा नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च। ये अस्पताल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल पर चलता है। एक तरफ अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यानी कि एएमसी और साथ में प्राइवेट कंपनी अपडेटर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड यानी कि यूटीएस। इस अस्पताल में अभी 500 से ज़्यादा कोरोना के मरीज भी दाखिल हैं। प्रदर्शनकारी स्टाफ का कहना है कि अचानक एक ईमेल आया जिसमें सैलरी में कटौती की जानकारी दी गई। एक कर्मचारी ने बताया कि 32,000 कमाते थे, अब सैलरी 10 से 12,000 कम कर दी गई। कोरोना की स्पेशल ड्यूटी पर होने के नाते हमें रोज़ 250 रुपये अहमदाबाद नगर पालिका और 250 रुपये यूडीएस से मिलने थे, लेकिन 50 दिन से इन 500 रुपये प्रतिदिन का भी कोई अता पता नहीं है। मामला मीडिया में उछला, सरकार पर सवाल उठा तो 8 जून की दोपहर को अस्पताल के प्रशासन ने आश्वासन दिया कि सारी मांगें मान ली गई हैं। स्टाफ ने भी 2 दिन के लिए हड़ताल वापस ले ली, लेकिन साथ ही कहा कि अगर मांगें ना मानी गई तो हड़ताल दोबारा होगी। सरकारों को तंगी है तो दूसरी जगह बजट कटौती कर ले, लेकिन इस समय जो फ्रंट पर लड़कर हमारी मदद कर रहे हैं, देश की मदद कर रहे हैं, उनके साथ इस तरह का बर्ताव नहीं होना चाहिए। तीसरी सुर्खी चीन से जुड़ी है। चीन निशाने पर आता है तो वहाँ का सामान और ऐप भी आ जाते हैं। सोशल मीडिया पर चीन के ऐप अनइंस्टॉल करने का अभियान चला था। ऐप भी आया था जो फ़ोन से चीन के ऐप हटाता था, जिसे बाद में गूगल ने प्ले स्टोर से हटा दिया। लेकिन अब अपडेट ये है कि खुद भारत सरकार ने एक चाइनीज़ ऐप पर अपना अकाउंट बना लिया है। भारत सरकार ने MyGov इंडिया नाम से टिकटॉक पर अपना अकाउंट बनाया है जो कि वेरीफाइड है। अकाउंट पर कुछ वीडियो भी डाले गए हैं जो कोरोना संक्रमण के बारे में जानकारी और आत्मनिर्भर भारत के नारे से जुड़े हैं। तो सोशल मीडिया चाहे जो कहे, भारत सरकार ने सारे चाइनीज़ ऐप अनइंस्टॉल नहीं किए हैं, वो टिकटॉक पर है। लल्लन टॉप भी टिकटॉक पर है, तो हमको दलेरा देना बंद करिए अब कि सिर्फ ऐप अनइंस्टॉल करने से चीन के खिलाफ लड़ाई नहीं जीती जाएगी। चीन के खिलाफ लड़ाई जीतनी है तो सबसे पहले हमें प्रोडक्शन के लेवल पर आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। अगली सुर्खी, बढ़ते मामलों के बावजूद आज से अनलॉक 1 के पहले चरण की छूट लागू हो गई। कंटेनमेंट जोन के बाहर दफ्तर, रेस्तरां, मॉल और धर्मस्थल खुल गए। इन जगहों पर जाने के लिए सावधानियों की गाइडलाइन स्वास्थ्य मंत्रालय ने 5 जून को जारी कर दी थी। देश के बड़े शहरों में बहुत दिनों बाद पास की बंदिश हटी तो वही हुआ जो पहले होता था, ट्रैफिक जैम लग गया। वैसे सभी राज्यों में बंदिशें नहीं हटी हैं। ओडिशा की नवीन पटनायक सरकार ने राज्य में सभी धार्मिक स्थलों, शॉपिंग मॉल्स और रेस्तरां को 30 जून तक बंद रखने के आदेश दिए। 5वीं सुर्खी, मई के महीने में पहले प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और फिर आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा करते हुए नरेंद्र मोदी सरकार ने वादा किया था कि 8 करोड़ मजदूरों को 2 महीने मुफ्त में अनाज दिया जाएगा। लेकिन अब सरकार द्वारा जारी आंकड़े बताते हैं कि अब तक सिर्फ 20,26,000 मजदूरों को अनाज दिया जा सका है। हर परिवार को 5 किलो चावल और 1 किलो चना दिया गया। ये आंकड़े केंद्र के उपभोक्ता मामलों के विभाग ने जारी किए हैं। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली इसी विभाग के तहत आती है, लेकिन राज्य भी ये विभाग चलाते हैं। ये अनाज उन मजदूरों के लिए था जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून या राज्यों द्वारा चलाई गई सार्वजनिक वितरण की स्कीम का हिस्सा नहीं थे। मिसाल के लिए प्रवासी मजदूर जिनके पास राशन कार्ड नहीं होते क्योंकि रहने की जगह बदलती है। तो सरकार के ही आंकड़े सरकार के दावों की असल स्थिति बताते हैं। प्रवासी मजदूर भूखे प्यासे अपने घर जा रहे हैं। केंद्र कह रहा है हमने राज्यों को आवंटित कर दिया, उनकी जिम्मेदारी है कि इन मजदूरों तक अनाज पहुंचा जाए और राज्य अपने हिसाब से तर्क दे रहे हैं। अगला अपडेट दिल्ली दंगों से जुड़ा है। दिल्ली दंगों के दौरान हेड कांस्टेबल रतन लाल की भीड़ ने हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। रतन लाल की हत्या 24 फरवरी 2020 को चांदबाग में वजीराबाद रोड पर हुई थी। इस मामले में दयालपुर पुलिस थाने में FIR दर्ज हुई है। वजीरपुर रोड पर नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ धरना चल रहा था। पास में पुलिस की टीम तैनात थी। 24 फरवरी की दोपहर को वजीराबाद रोड पर एक भीड़ जमा हुई। पुलिस की टीम ने भीड़ से बातचीत की कोशिश की। चार्जशीट के मुताबिक भीड़ तितर-बितर होने के बजाय पुलिस पर हमला करने लगी। हेड कांस्टेबल रतन लाल को एक गोली लगी जिसके बाद उनकी मौत हो गई। दंगाइयों ने DCP शाहदरा अमित कुमार शर्मा पर भी हमला किया जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे।
भीड़ ने पुलिस वालों का पीछा मोहन नर्सिंग होम तक किया, जहां वो इलाज कराने पहुंचे थे। फिर नर्सिंग होम में भी तोड़फोड़ हुई थी। ये थी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। बड़ी खबर की शुरुआत आज एक छोटी सी कहानी से करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, खासकर राज्यों के नाम। 16 अगस्त 1968 को हरियाणा में एक लड़के का जन्म हुआ। अरविंद नाम रखा गया। 12वीं पास करने के बाद लड़के ने IIT का एग्जाम पास किया। IIT खड़गपुर में दाखिला लिया। खड़गपुर पश्चिम बंगाल में है। फिर नौकरी लगी पढ़ाई के बाद जमशेदपुर में, तब बिहार में था, अब झारखंड में है। फिर सिविल सेवा पास करके IRS बने, पर मन नहीं लगा। समाज सेवा शुरू की कोलकाता में। कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन शुरू किया तो रहने का ठिकाना बनाया गाजियाबाद में। गाजियाबाद यूपी में है और यूपी के निवासी रहते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। अब दिल्ली के निवासी भी बन गए, लेकिन लोकसभा चुनाव लड़ने की बारी आई तो यूपी के वाराणसी से पर्चा भरा। खांसी परेशान करती थी तो इलाज कराने के लिए बेंगलुरु गए। बेंगलुरु कर्नाटक में पड़ता है। और ये सब करते हुए अरविंद को कहीं किसी ने नहीं रोका। ये भी नहीं पूछा कि आप दूसरे राज्य से यहाँ क्यों आते हैं, क्योंकि नागरिक राज्यों के नहीं होते, देश के होते हैं। और अब यही अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बनकर एक दिन ऐलान कर देते हैं कि दिल्ली के अस्पतालों में बाहरी लोगों का इलाज नहीं होगा। खुद सुन लीजिए। ऐसी स्थिति में अगर हमने दिल्ली के अस्पताल पूरे देश के लोगों के लिए खोल दिए तो दिल्ली के लोगों को जब कोरोना होगा तो वो कहाँ जाएंगे। इस पे हम लोगों ने जनता से विचार मांगे थे। 7.5 लाख लोगों ने अपने सुझाव भेजे और 90% से ज़्यादा लोगों का यही कहना था कि कोरोना तक, जब तक कोरोना है दिल्ली में, तब तक दिल्ली के अस्पताल केवल दिल्ली वालों के लिए रिजर्व होने चाहिए। यानी अब किसी की तबीयत खराब होती है, घर वाले अस्पताल लेकर जाते हैं तो अस्पताल वाले उसकी जान बचाने से पहले यह तय करेंगे कि उसके पास दिल्ली का निवासी साबित करने के लिए पर्याप्त कागज हैं या नहीं है तो उसकी जान की अस्पतालों को परवाह नहीं। और इस नियम को लागू करने को लेकर अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली के निवासियों से हमने राय लेकर यह फैसला किया है। 7.5 लाख लोगों ने कह दिया कि हाँ, बाहरी लोगों का इलाज नहीं होना चाहिए और केजरीवाल ने फैसला ले लिया। 7.5 लाख सुनने में ज्यादा लगते हैं। दिल्ली की 2 करोड़ की आबादी में 5% से भी कम है। लोगों ने कहा हमने कर दिया, ये वाली टोन है। लेकिन इसी भाषा में केजरीवाल से यह भी पूछा जा सकता है कि कल को कोई विपक्षी पार्टी 7.5 लाख लोगों की राय लेकर कह दे कि सीएम को इस्तीफा दे देना चाहिए, तो क्या वो दे देंगे? क्या ये कंसेंट मेकिंग की बहुत ही खोखली थ्योरी नहीं है? ऑर्डर पर बात करते हैं। इसमें लिखा है कि जिसके पास दिल्ली का वोटर ID कार्ड, बैंक या पोस्ट ऑफिस की करंट पासबुक, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, बिजली या पानी का बिल, या फिर दिल्ली के पते वाला 7 जून 2020 से पहले बना आधार कार्ड, या दिल्ली के पते पर आया कोई पोस्टल डॉक्यूमेंट, इस तरह के दस्तावेज होंगे तभी इलाज होगा। और ये दस्तावेज सिर्फ कोरोना मरीजों से नहीं मांगे जाएंगे। किसी भी बीमारी के इलाज के लिए कोई अस्पताल आता है दिल्ली सरकार के या निजी अस्पतालों में, तो ये दस्तावेज दिखाने पड़ेंगे। हालांकि केंद्र सरकार के अस्पतालों में कोई भी इलाज करवा सकता है। एक बार ये मान लेते हैं कि बाहर से आने वाले लोगों का इलाज दिल्ली में नहीं होगा, लेकिन क्या जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं वो सभी इस नियम से अपना इलाज करा पाएंगे? दिल्ली में देश भर से स्टूडेंट्स पढ़ने को आते हैं। कोई मणिपुर का हो सकता है, कोई तमिलनाडु का। मैं खुद उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड से दिल्ली में पढ़ने के लिए आया। कोई यहाँ किराए के मकान में रहता है, बरसों बरस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता है, नौकरियां करता है। सालों रहने के बाद भी जरूरी नहीं कि उसके पास दिल्ली का वोटर कार्ड या दूसरी चीजें हों। कई गरीब मजदूर आते हैं, रिक्शा चालक आते हैं, फैक्ट्री वर्कर आते हैं, जिनके पास दिल्ली के निवासी होने के कोई दस्तावेज नहीं होते। ये हजारों लाखों कामगार दिल्ली की इकॉनमी के बेहद मजबूत पाए हैं, लेकिन अब दिल्ली की सरकार उनको पहचानेगी नहीं, क्योंकि उनके पास पहचान पत्र नहीं। यानी वो दिल्ली के अस्पतालों में इलाज नहीं करा सकते। उनको कह दिया गया हम आपको नहीं जानते, अपने राज्य में जाकर इलाज करवाइए। एक झटके में वो बाहरी हो गए। और अपने ही देश में किसी को बाहरी कहने का दर्द क्या होता है, ये बात अरविंद केजरीवाल जी आप ही ने बताई थी। देख लीजिए, चुनाव से पहले 31 जनवरी का संजय सिंह का ये जवाब सीएम केजरीवाल को किसी नेता के बाहरी कहने के बाद ये जवाब दिया गया था। वाले डॉक्टर हर्षवर्धन साहब, जो लोग बिहार से आके दिल्ली में अपना श्रम लगा रहे हैं, अपना खून पसीना लगा रहे हैं, दिल्ली के विकास और तरक्की के लिए काम कर रहे हैं, दिल्ली की खुशहाली के लिए काम कर रहे हैं,
जो लोग उत्तर प्रदेश से आके दिन रात मेहनत करके दिल्ली को आगे ले जाने के लिए काम कर रहे हैं, जो लोग हरियाणा से आके दिल्ली के अंदर दिन रात मेहनत परिश्रम करके अपना सब कुछ लगाकर दिल्ली को आगे ले जाने के लिए काम कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वो दिल्ली के बेटे नहीं है, वो दिल्ली के दुश्मन है। उनका गुनाह है कि वो अपने अपने राज्यों से आके दिल्ली में रह के काम कर रहे हैं। यह तो आपकी ऊंची मानसिकता को जाहिर करता है, यह तो आपकी प्रवासी विरोधी मानसिकता को जाहिर करता है। संजय सिंह कह रहे हैं कि जिस मजदूर का दिल्ली में श्रम लगा है वो बाहरी कैसे हो गया, उसका क्या गुनाह है। और यही बात केजरीवाल जी हम आपसे पूछते हैं, क्या गुनाह है उसका जो अपना घर अपना गांव छोड़कर बेहतर जिंदगी की तलाश में दिल्ली आया। बस इतना कि उसके पास दिल्ली का निवासी साबित करने का पहचान पत्र नहीं है, और क्योंकि दिल्ली सरकार की नज़र में उसका ये दोष है तो जान भी चली जाए तो आप नहीं बचाएंगे। दिल्ली सरकार ने अपने आदेश में एक एक्ट का हवाला दिया है, एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897। इसके तहत महामारी के वक्त केंद्र या राज्य नए नियम बना सकते हैं। दिल्ली सरकार के फैसले के कानूनी पेच, इसके बारे में हमने संविधान के एक्सपर्ट सुभाष कश्यप से बात की। उनके मुताबिक स्वास्थ्य राज्य का विषय है और इस पर दिल्ली सरकार नियम बना सकती है। हेल्थ के बारे में लेजिस्लेटिव पावर उनकी है और एग्जीक्यूटिव पावर इज कोएक्सटेंसिव विद लेजिस्लेटिव पावर। लेकिन किसी राज्य का कोई भी विधान संविधान से ऊपर नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 21 में राइट टू लाइफ है, जीवन का अधिकार। संविधान हर नागरिक को गरिमामय जीवन का अधिकार देता है और यह हक भी देता है कि राज्य किसी को उसके जीवन से वंचित न करे। हालांकि कानून के स्तर पर किसी नागरिक को इलाज से पहले महरूम करना कितना जायज है, ये फैसला कोर्ट करेगा। ये नैतिकता के लिहाज से बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि भारत यूनियन ऑफ स्टेट है और यहाँ किसी भी नागरिक को कहीं भी जाने और रहने का हक है। वैसे केजरीवाल सरकार के इस नियम के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका भी लग गई है। उधर सोशल मीडिया, उस पर लोग दलीलें दे रहे हैं कि ऐसे अगर महाराष्ट्र तय कर ले कि टाटा कैंसर हॉस्पिटल में सिर्फ महाराष्ट्र के लोगों का इलाज होगा या कर्नाटक के शंकर नेत्रालय में सिर्फ कर्नाटक के ही लोगों का इलाज होगा, तो इस नियम से तो कर्नाटक में सीएम केजरीवाल की खांसी का इलाज भी नहीं हो पाता। केजरीवाल की दलील का एक और हिस्सा है, कहते हैं कि इससे दिल्ली के अस्पतालों पर बर्डन, बोझ बढ़ जाएगा। इस पर भी बात कर लेते हैं। अगर दिल्ली में बाहर से कोई भी इलाज कराने आता है तो क्यों आता है? क्योंकि यहाँ अच्छा इलाज होता है। जहाँ वो रहते हैं वहाँ उनका अच्छा इलाज नहीं हो पाया, इसीलिए दिल्ली आए। ये बिल्कुल वही दलील है जिसके तहत केजरीवाल जी आप इलाज कराने बेंगलुरु गए, क्योंकि वहाँ पर अच्छा इलाज था। आप स्वस्थ रहें, सब ने चाहा। गंभीर बीमारी के इलाज के लिए कोई कहीं भी आ सकता है, जा सकता है, तो कोई दिल्ली आता है तो क्या गलत करता है? क्या अपनी जान से बढ़कर भी कुछ है? दिल्ली देश की राजधानी है, मेट्रो सिटी है, जाहिर सी बात है अच्छी सुविधाएं हैं, सबसे अच्छी सुविधाएं हैं कई मामलों में। बाकी राज्यों से कुछ मामले में मजबूती भी है। मसलन डॉक्टरों की बात कर लेते हैं। दिल्ली में 21,394 रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं और दिल्ली की आबादी कितनी है? 2 करोड़। दिल्ली के पड़ोस में 2 राज्य, एक हरियाणा और एक दूसरा यूपी। हरियाणा की आबादी लगभग 2.5 करोड़ और रजिस्टर्ड डॉक्टर कितने हैं? करीब 5,500। यानी आबादी दिल्ली से ज़्यादा और डॉक्टर्स 1/4 से कम। यूपी की बात करें, यूपी की आबादी 20 करोड़ से ज़्यादा, यानी दिल्ली से 10 गुना ज़्यादा। और यूपी में डॉक्टर कितने हैं? 77,500, यानी दिल्ली के 4 गुना से भी कम। डॉक्टर्स 4 गुना से कम, आबादी 10 गुना से ज़्यादा। जाहिर है दूसरे राज्यों के सिस्टम में खामी रहती है। दिल्ली की तरह बाकी राज्यों में अस्पताल अच्छे नहीं हैं, इसलिए लोग इलाज कराने आते हैं। केजरीवाल जी हम ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, आप ही के कुछ बयान दिखाएंगे। 2 हफ्ते पहले 30 मई का ये बयान है जब आप कह रहे थे कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम कोरोना से आगे हैं। मैं आपका मुख्यमंत्री आपको ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि आपकी सरकार कोरोना से 4 कदम आगे चल रही है। जितनी ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा इंतज़ाम हम आपके इलाज के लिए कर रहे हैं। और यह भी कि जब एक कोरोना पॉजिटिव महिला को अस्पताल में भर्ती करने से मना कर दिया गया तो आपने उसका संज्ञान लिया, इसके बारे में भी बताएंगे। और तब आपने नहीं पूछा कि उसके पास दिल्ली का आई कार्ड है या नहीं। और पॉजिटिव रिजल्ट आने के बाद अस्पताल ने कहा कि आप तो कोविड पेशेंट है, हम आपका इलाज नहीं करेंगे, अब आप अपना बेड ढूंढ लीजिए। पेशेंट अपना बेड कैसे ढूंढेगा? पेशेंट कहाँ जाएगा? कोई भी अस्पताल इस तरह से किसी भी पेशेंट को बाहर नहीं निकाल सकता। अब अस्पताल में बेड कम होने को लेकर सरकार पर सवाल उठने लगे तो आपने मरीज बांट दिए। सब जानते हैं कि अभी दिल्ली के हालात बहुत खराब हैं।
दिल्ली सरकार ने एक 5 सदस्यों की कमेटी बनाई थी। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस महीने के आखिरी तक दिल्ली में 1 लाख से ज़्यादा एक्टिव केस हो सकते हैं। तो चिंताएं जायज़ हैं, लेकिन उसका जो समाधान पेश किया जा रहा है वो बेहद गलत है। दिल्ली सरकार के सामने एक चिंता डबलिंग रेट की भी है। अभी जो फैलने की रफ्तार कोविड-19 सामने आ रही है उसके हिसाब से 14-15 दिन में मरीजों की संख्या दोगुनी होती है। जून तक दिल्ली में अगर कोरोना मरीजों की संख्या 1 लाख तक पहुंची, जो अनुमान है कमेटी का, तो कम से कम 15,000 बेड मरीजों के लिए चाहिए होंगे, ये भी अनुमान है। क्योंकि सभी मरीजों में से 20 से 25% ऐसे होते हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती करने की ज़रूरत होती है। 5% को ICU की भी ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में विकल्प क्या बचता है? ज़्यादा से ज़्यादा अस्पतालों को कोविड ओनली हॉस्पिटल में तब्दील करना। और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ बेड ही बढ़ाना है, बेड तो स्टेडियम में भी लगाए जा सकते हैं, लेकिन उसके साथ ऑक्सीजन की व्यवस्था भी चाहिए, यानी कि चुनौती बड़ी है। खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनके सेहत को लेकर भी अपडेट है। उन्हें आज बुखार और गले में खराश होने की शिकायत आई। उनकी कोरोना जांच होगी, उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया। आज डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बताया कि कल SDRF की बैठक होगी, जिसमें केजरीवाल की जगह सिसोदिया शामिल होंगे। ये देखा जाएगा कि कहीं दिल्ली में कम्युनिटी ट्रांसमिशन तो शुरू नहीं हो गया, और उसके हिसाब से तैयारी पर चर्चा होगी। ज़रूरत पड़ी तो और अस्पतालों को कोविड ओनली बनाया जाएगा। मुसीबत बड़ी है, लेकिन इसमें किसी को भी इस आधार पर मरने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता कि वह दूसरे राज्य का है या उसके पास कागज़ नहीं है। ये भाषा समझते हैं ना आप? और रही अरविंद केजरीवाल की सियासत की बात, तो वो दूसरे राज्यों में जाते हैं, अपनी पार्टी अपनी सरकार की तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं। सब नेता ऐसा करते हैं। अगली बार जब वो इन राज्यों में जाएंगे तो किस मुंह से जाएंगे? अरविंद केजरीवाल की सियासत वो जाने, लेकिन दिल्ली के मामले में सबसे ताज़ा अपडेट, सबसे आखिरी में आया अपडेट ये है कि दिल्ली के उपराज्यपाल यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल ने अरविंद केजरीवाल सरकार का फैसला पलट दिया है। दिल्ली की डिज़ास्टर मैनेजमेंट कमेटी के मुखिया होने के नाते, चेयरपर्सन होने के नाते अनिल बैजल ने ये फैसला किया है कि दिल्ली के अस्पतालों में सभी को एंट्री मिलेगी। अब चाहे तो अरविंद केजरीवाल फिर से कह सकते हैं कि LG हमारी सुनते नहीं हैं, लेकिन फिलवक्त LG का फैसला ही दुरुस्त समझ आता है। अब बात लद्दाख में चल रहे भारत चीन विवाद की। 6 जून को भारत और चीन के आर्मी कमांडर्स के बीच सीमा पर एक बैठक हुई। जगह थी चुशुल मोल्दो बॉर्डर पॉइंट। रविवार 7 जून को भारत के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि ये बैठक एक सौजन्यपूर्ण और सकारात्मक माहौल में हुई। दोनों पक्ष सैनिक और राजनयिक स्तर पर बातचीत कर इस मुद्दे का हल निकालेंगे। अब भारत और चीन के बीच पूर्व में हुई किसी बैठक के बाद छपा सरकार का बयान निकाल लीजिए, वो इससे बहुत अलग नहीं होगा। बैठक से पहले क्या हुआ? भारत और चीन के राजदूतों ने आपस में एक वीडियो कॉल किया और कहा कि दोनों देश सीमा विवाद को किसी झगड़े में नहीं बदलने देना चाहते। इसके बाद हुई आर्मी कमांडर्स की बैठक, जो तकरीबन 3 घंटे चली। भारत के प्रतिनिधिमंडल के अध्यक्ष थे लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह, जो सेना की 14वीं कोर के GOC हैं, जिसका मुख्यालय लेह में है। चीन की तरफ से मेजर जनरल लिू लिन अपनी टीम लेकर आए थे। ये दक्षिण जिनजियांग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के कमांडर हैं। इस बैठक के बाद दोनों देशों ने बहुत कम जानकारी सार्वजनिक की, लेकिन इतना समझ आ रहा है कि ऐसी और बैठकें हो सकती हैं। भारत का एजेंडा मीटिंग में यही था कि सीमा पर पहले वाली स्थिति बहाल हो, चीन की सेना उसी इलाके में लौट जाए जहां वो विवाद से पहले तक पेट्रोलिंग करती थी। चीन की तरफ से कहा गया कि गलवान घाटी में उसकी मौजूदगी में कुछ भी नया नहीं है। बैठक के बाद सेना ने रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय को जानकारी दी है। इस बैठक से तुरंत भले कोई नतीजा न निकला हो, लेकिन ये बात स्थापित हुई कि चीन बात करने को राजी है। राजदूतों की बातचीत में एग्रीमेंट बिटवीन द लीडर्स का जिक्र आया। माने वुहान और महाबलीपुरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जिनपिंग के बीच हुई बातचीत। इसका मतलब चीन विवाद को इतना नहीं बढ़ने देना चाहता कि वो दोनों देशों के बीच स्थापित मैकेनिज्म से हल ना हो सके। इसके बाद हमारे हिस्से में इंतजार है कि बैठकों के बाद क्या फैसला होता है और उसमें से कितनी जानकारी सार्वजनिक की जाती है। रही सेना की बात, तो वो लद्दाख में लंबी तैनाती के लिए कमर कस रही है। इसमें इतना ही अपडेट है। बाकी कयासबाजियों से बचिए, जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। शो में वक्त है विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले ये कविता सुनते जाइए। रात वो हवा चली जिसे आंधी कहते हैं, उसने कुछ दरवाजे भड़बड़ाए, कुछ खिड़कियां झकझोरी, कुछ पेड़ गिराए, कुछ जानवरों और पक्षियों को आकुल व्याकुल किया। रात जानवरों ने बहुत से जानवर खो दिए, पक्षियों ने बहुत से पक्षी। जब कोई आदमी नहीं मिले तब उसने खेतों में खड़े बीजूके गिरा दिए।
कांटेदार तारों पर टंगे मिले हैं सारे बीजों के। आदमियों सावधान, कल घरों के भीतर से उठने वाली है कोई आंधी। ये कविता आप तक आई है लटक के जरिए। लटक क्या है? लल्लन टॉप की इंस्टाग्राम पर नई पेशकश। लटक मतलब लल्लन टॉप कविताएं, कहानियां या कॉमिक एक्ट। यदि आप भी अपनी कोई कविता पढ़ना चाहते हैं, कोई कॉमिक एक्ट करना चाहते हैं या किसी और की पढ़ना चाहते हैं तो अपनी वीडियो को भेजिए। इसके बारे में सारी जानकारी आपको लटक के पेज पर इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी, ईमेल आईडी वगैरह, जहां पर आप अपना वीडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।